तो गाइस यार वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 10 को। और इस एपिसोड में इंडो फैमिली के राज से पर्दा हटने वाला है, तो एपिसोड पूरा देखना। और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेदा के फादर ने योशिकी और हिकारू के ऊपर अटैक कर दिया था, और तभी मौके पर तनाका वहाँ पे आ जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। लेकिन दूसरे ही पल वो हिकारू के गर्दन को अलग कर देता है। और अब आगे तो योशिकी पूरे पैनिक मोड में होता है, क्योंकि उसके सामने हिकारू का सर बॉडी से अलग हो गया था। उस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है, मैं हिकारू को खोना नहीं चाहता। वो खुद अपने कांपते हाथों से हिकारू के हेड को दोबारा बॉडी पे लगाने की कोशिश करता है। और ये सीन एकदम डिस्टर्बिंग भी होता है और हार्ट ब्रेकिंग भी, क्योंकि योशिकी की डेस्परेशन क्लियरली दिख रही होती है। और फाइनली जब वो किसी तरीके से हिकारू का सर बॉडी से जोड़ देता है, उसका खुद का कंट्रोल चला जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर योशिकी हॉस्पिटल में उठता है, जहाँ उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या सच में ताकेदा के फादर ने तुम पे अटैक किया था। लेकिन योशिकी पूछता है कहीं ये मामला पुलिस तक तो नहीं पहुंच गया, जिस पे उसकी मॉम बताती है कि इसे एक छोटे से गांव के लफड़े के रूप में नजरअंदाज कर दिया गया है। फिर योशिकी पूछता है हिकारू कहाँ है, और हिकारू उसके दूसरी तरफ ही बेहोश पड़ा होता है। और फिर हम तनाका को देखते हैं। उसके एक्सप्रेशन और बातों से क्लियर होता है कि उसका हिकारू में इंटरेस्ट नॉर्मल नहीं है, उसके हिडन मोटिव्स हैं और वो एक्टिवली हिकारू के आसपास की सिचुएशन को स्टडी कर रहा है। मतलब सिर्फ सुपरनेचुरल डेंजर ही नहीं है, अब ह्यूमन मोटिव्स भी प्रॉब्लम बनने वाले हैं। और हम वापस योशिकी पर आते हैं, जो सोच रहा होता है कि शायद इस बार हिकारू मरते मरते बचा है, शायद इसलिए उसे हील होने में टाइम लग रहा है। अब वापस तनाका के पास देखते हैं, जिसके पास ताकेदा आता है और वो बोलता है कि शायद मेरे डैड सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिसपे तनाका कहता है मैं वहाँ पहुँचा बट बहुत देर हो चुकी थी, और वो ताकेदा से माफ़ी मांगता है। लेकिन ये ताकेदा कहता है कि सच बताऊँ तो मैं और मेरी वाइफ के लिए ये राहत की बात है। फिर तनाका पूछता है क्या तुमने मेरे सनग्लासेस देखा है, और ताकेदा कहता है तुम्हारे आगे ही तो रखा हुआ है। और तनाका अपने गॉगल्स को उठाते वक्त साइड में रखी ग्लास को गिरा देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तनाका असल में अंधा है, और वो बताता है कि वो अपने चश्मे को पहन के देख सकता है, और ये स्पेशल चश्मा उसकी कंपनी की तरफ से है। और फिर जब वो बोलता है कि क्या अब मैं जा सकता हूँ, ताकेदा उसे रोक के कहता है तेरे आने का पर्पस क्या था। जिसपे वो बोलता है मैं तो काम के सिलसिले में आया हूँ, मेरी कंपनी अपनी दुनिया से एक खास चीज की तलाश में है। जिसपे ताकेदा कहता है मुझे तेरे कंपनी के बारे में नहीं, मुझे तेरे पर्सनल रीजन के बारे में जानना है। तेरे पास जरूर कोई तो रीजन है ये सब करने का। फिर तनाका कहता है तुम बहुत चालाक हो, और वो अपना रीजन बताता है नोनोकी सामा। और वो बताता है कि वो उसका कुछ तो करने वाला है, और वो बताता है कि वो इंसानियत की तरफ है, तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर अगले सीन में हम योशिकी के घर पे देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उससे पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। योशिकी कहता है हाँ। और फिर उसकी मॉम पूछती है पहली बात तो ये कि तुम ताकेदा के घर पे कर क्या रहे थे, और तुम कुछ गलत काम तो नहीं करते। अगर कुछ गलत है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन योशिकी कहता है मैं ठीक हूँ, और डिनर छोड़ के चला जाता है। और तभी वो देखता है कि उसके डैड घर पे आ गए हैं, और वो योशिकी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। और फिर अगले दिन हॉस्पिटल में हिकारू अभी भी बेहोश पड़ा है, और टीवी पे न्यूज चल रही है कि 20 साल का एक लड़का जो दारुमाजुका टनल के पास पाया गया था वो लापता है। और ये टनल एक बहुत फेमस हॉन्टेड स्पॉट भी है, और वो आदमी एक यूट्यूबर था जो कि वीडियो बनाने के लिए अंदर गया था। और फिर कुरेबाशी योशिकी से पूछती है तुम्हें पता है इस टनल को हॉन्टेड क्यों बोला जाता है। योशिकी कहता है मुझे पता है कि ये बहुत फेमस है, पर क्यों वो नहीं पता। जिसपे री बताती है कि बहुत पहले जब उन्होंने इंसानों की हड्डियां पाई, और अजीब बात ये थी कि वो सभी हड्डियां इंसानी धड़ की थी। जिसके बाद उन्होंने उदेकारी विलेज में इंसानी हाथ की हड्डियां पाई, और आशिदोरी विलेज में पैरों की। और कहा जाता है कि लोगों को टुकड़ों में दफन करने की ये परंपरा थी। पर तुम्हें पता है अजीब बात क्या थी, उन्हें कभी स्कल नहीं मिले। अब उस पे योशिकी कहता है, जिसपे योशिकी कहता है मतलब सिर्फ स्कल्स ही गायब थे। अब जब आप ये बता रहे हो तो हाँ, जितने भी मॉन्स्टर से मैं मिला हूँ अभी तक, सबके सर के साथ कुछ तो अजीब था। और री कहती है वो तलवार वाला आदमी अभी भी मिस्ट्री है, 2 दिन हो गए और उसने अभी तक कुछ नहीं किया, वैसे वो यहाँ कर क्या रहा है। योशी कहता है शायद वो कोई स्पिरिट मीडियम है, यहाँ इसे झाड़ फूक करने आया है। फिर कुरेबाशी हंस कर कहती है अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, उसे झाड़ फूक करके नहीं भगाया जा सकता।
माना ये अभी कमज़ोर है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई इंसान कुछ कर सके। हम बस इतना कर सकते हैं कि इसे फिजिकली गांव से बाहर ले जा सकते हैं और कैद कर सकते हैं। सतर्क रहना, और कुछ होता है तो सीधा मेरे पास आना। मैं उस आदमी के बारे में पता लगाती हूँ। और यहाँ ये दोनों तनाका की ही बात कर रहे होते हैं। और फिर योशिकी पूछता है कैसे पता लगाओगे? वो बोलती है मुझे पता है कहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और फिर री मन में सोचती है स्पिरिट मीडियम, शायद उस कंपनी ने उसे भेजा होगा। और तभी हिकारू होश में आ जाता है। ये मोमेंट एक रिलीफ लगता है, लेकिन तुरंत डाउट भी क्रिएट होता है। री जो कि हिकारू और योशिकी को क्लोजली देख रही है, वो नोटिस करती है कि हिकारू पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। जब उससे पूछा जाता है क्यों कमज़ोर लग रहा है, तो रियलाइजेशन होता है कि जब हिकारू ने अपने बॉडी का एक हिस्सा योशिकी को दे दिया था पिछले एनकाउंटर के वक्त, उसकी वजह से उसकी असली स्ट्रेंथ गिर गई है। फिर एपिसोड का टोन फिर से और डार्क हो जाता है जब एक स्ट्रेंज लोकल स्टोरी इंट्रोड्यूस होती है। विलेजर्स के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक टेरिफाइंग मेथड यूज़ किया था। जब खाने की कमी होती थी या बीमारियां फैलती थी, वो लोग न्यूबॉर्न बेबीज़ को अबॉर्ट कर देते थे, और वो भी कोई नॉर्मल मेथड से नहीं, बल्कि मरकरी बेस्ड ड्रग का यूज़ करके। ये रिवील एकदम चिलिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो कर्स और सुपरनेचुरल चीज़ें हैं अब वो चल रही है, उनकी जड़ सिर्फ भूत प्रेत या इल्यूजन नहीं है। ये सब डीपली हिस्टोरिकल और कल्चरल सीन से जुड़ा हुआ है। फिर योशिकी नेचुरली इस सब से डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वो अपना रिसर्च शुरू करता है, पुराने टेक्स्ट, लोकल बिलीफ्स और इंडो फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगता है। लेकिन जितना वो पढ़ता है उतना ही कंफ्यूज होता है। कहीं पे कहानी साइंटिफिक लगती है, कहीं पे सुपर नेचुरल, कभी लगता है लोगों की इमेजिनेशन है, तो कभी लगता है कि सच में एक कर्स चल रहा है जो अभी भी उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। फिर एपिसोड का सबसे ज्यादा क्रीपी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट आता है जब हिकारू और योशिकी फाइनली उस श्राइन पर जाते हैं जहाँ पर ताकेदा के फादर ने उन्हें जाने के लिए बोला था। ये श्राइन इंडो फैमिली से लिंक्ड है और विलेजर्स यहाँ पूजा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों श्राइन देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। ये श्राइन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये ह्यूमन हेड से बनी हुई वुडन कार्विंग से भरा हुआ है। हर एक हेड अलग डिजाइन का है, जैसे किसी की रियल चेहरे से कॉपी किया गया हो। पूरे हॉल में डजन्स ऑफ वुडन हेड्स लगे होते हैं जो डायरेक्टली उनको घूर रहे होते हैं, और एटमॉस्फेयर एकदम सफोकेटिंग और कर्स्ड फील कराता है। योशिकी और हिकारू दोनों हेवीली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, लेकिन हिकारू का रिएक्शन अलग ही है। जैसे ही वो कार्विंग्स को टच करता है, उसके दिमाग में कुछ भूल चुकी यादें फ्लैश होने लगती है। उसका सर भयानक दर्द से भर जाता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है। इसी मोमेंट पे फाइनली एक बड़ा रिवील होता है कि हिकारू को याद आता है कि ये विलेज के लोग सिर्फ नॉर्मल वर्शिपर्स नहीं थे, उन्होंने हिस्टोरिकली मर्डर किया था। विलेजर्स ने अपने एंसेस्टर्स के टाइम में ऑफरिंग के नाम पर रियल ह्यूमन हेड्स चढ़ाया था नोनुकी सामा को। मतलब जो वुडन हेड्स श्राइन में हैं, वो एक सिंबलिक कॉपी है उस असली बार्बरिक प्रैक्टिस की। इस ट्रुथ के सामने आने से दोनों के लिए सिचुएशन और ज्यादा डरावनी हो जाती है। अब सिर्फ एक सुपरनेचुरल थ्रेट नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल साइकिल ऑफ मर्डर और सिन भी है जो उनको हॉन्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा कनेक्शन इंडो फैमिली का निकलता है, जो डायरेक्टली इस कर्स के बीच में आते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और हिकारू योशिकी के घर आया होता है, और उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे खो रहा है और वो योशिकी को कंज्यूम करना चाह रहा है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है और योशिकी गेट खोलता ही है और पूछता है कि तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो, कि तभी वो पीछे मुड़कर सॉरी बोलकर चला जाता है, जिसे देख के योशिकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चाहता क्या था। और यही पे एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है। सो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। बाकी आपको ये शॉकिंग रिवील कैसा लगा नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। और हाँ गाइज यार, इस वीडियो को प्लीज हाइप कर देना प्लीज। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।